Hello, Antislam aspirants. Welcome to Textbook Super Coaching, and I hope all of you are doing perfectly well. So, in today's session, we're going to be talking about IIT JAM examination. So, what is IIT JAM physics and everything you need to know about IIT JAM examination, we're going to be talking today. So, definitely, when you're talking about an examination, या तुम किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन लेने की सोच रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये एग्जाम मेरे लिए कैसा हेल्पफुल होगा। अगर मैं एग्जाम को क्लियर करता हूँ, क्रैक करता हूँ, तो मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा और वो मेरे करियर पे कैसा असर डालेगा, मतलब कैसे मैं उससे बेनिफिटेड हो सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन आईआईटी एग्जाम एग्जामिनेशन, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डेफिनेटली तुम कोई भी एग्जाम में जाके नहीं बैठ सकते, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर उस क्राइटेरिया को तुम मैच करते हो तभी जाके तुम उस एग्जाम में बैठ सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद वी कैन टॉक अबाउट द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, देन एग्जामिनेशन पैटर्न, देन नंबर ऑफ सीट्स एंड देन एग्जामिनेशन कट ऑफ। So, without any further ado, I think we should initiate. So, the first question that should come in your mind, that is, what is an IIT JAM examination? देखो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे आईआईटी हैं, मतलब आईआईटीज, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी like Roorkee. So all these top 7 IITs usually make or actually jointly organize this examination called IIT JAM examination. Definitely और एक इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम है IISc बैंगलोर, हम बिल्कुल नहीं भूल सकते उस इंस्टीट्यूट को। सो IISc बैंगलोर एंड ऑल द IITs जो है वो मिला के ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते हैं। और बेसिकली अगर तुम इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो जितने भी सारे IITs हैं उन IITs में तुम्हें MSc करने का मौका मिलता है, या IISc बैंगलोर में तुम्हें MSc करने का मौका मिलता है। बट यहाँ पे एक चीज बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा, दैट if you are applying in IIT JAM, so only in IITs और IISc बैंगलोर में ही आप MSc कर सकते हो। इस एग्जाम के थ्रू किसी दूसरे जगह पे आप MSc नहीं कर सकते। शायद आइजर पुणे है जहां पे IIT JAM का जो रैंक है वो एक्सेप्ट किया जाता है, बट डेफिनेटली उसके बाद वो इंटरव्यू करते हैं। बट मोस्टली अगर आप IIT JAM एग्जामिनेशन क्रैक करो, आपको MSc करना है फिजिक्स में, या आपको MSc करना है मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में, तो डेफिनेटली आप IIT JAM एग्जाम के लिए बैठो और IIT JAM एग्जामिनेशन आप क्लियर करो एक अच्छे से रैंक के साथ, एंड देन यू कैन गेट एडमिटेड इनटू एनी ऑफ द IITs और IISc बैंगलोर। अब यहाँ पे एक बात मैं कहूँ कि IIT में हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं। IIT में मास्टर्स करने का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि एक्सपोजर बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये है कि वहां पे अगर आप मास्टर्स एमएससी करते हो तो डेफिनेटली आपको लैब एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। आप एमएससी में जब आप जाओगे और वहां पे जाके आप डेफिनेटली जब आप प्रोजेक्ट करोगे मास्टर्स में ही, हो सकता है आपका पेपर, एक दो पेपर भी आ जाए मास्टर्स में, सो दैट वुड बी एडेड एज अ प्लस पॉइंट। उसके बाद आप जब पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे, पहली बात जब अब्रॉड में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो अब्रॉड में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे, तो वहां पे आपका जो एमएससी का प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। मोस्टली आईआईटी के अलावा बाकी जगह की अगर हम लोग देखिए बात करें रिसर्च इंस्टीट्यूट को छोड़ के, यूजुअली अगर हम यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो एमएससी प्रोजेक्ट को इतना सीरियसली लिया जाता नहीं है। लेकिन अगर आप आईआईटी से कर रहे हो तो बहुत सीरियसली एमएससी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कराया जाता है, एंड वहां पे अगर आपका पेपर आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपका पब्लिकेशन रहता है तो बाहर में अब्रॉड में अप्लाई करने पे अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी का एडमिशन मिलने का चांसेस बहुत गुना बढ़ जाता है। दूसरी बात, आईआईटी का एक टैग तो डेफिनेटली लगता ही है, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा बाहर में अब्रॉड में आईआईटी का जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली व्हेन यू अप्लाई टू सम अब्रॉड सम प्रोफेसर और सम पीएचडी गाइड टू लाइक अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन, तो डेफिनेटली अगर देखा जाता है कि तुम्हारा मेल जो है वो इंस्टीट्यूट के मेल से आता है, मतलब आईआईटी के मेलिंग से, ये वहां से जाता है, मतलब हर एक का एक मेल होता है, तुम लोगों को पता है। जैसे तुम इंस्टीट्यूट में एनरोल करते हो तो तुम्हें एक जीमेल आईडी बना के दिया जाता है। अगर वहां से तुम उनको मेल करते हो, I mean, if you're an IIT student, so definitely तुम्हारे chances of getting acceptance बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। But definitely सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम IIT से हो तो ही तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ एज प्लस पॉइंट कि IIT का टैग वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि IIT का रेपुटेशन बाहर में बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम लोग एमएससी करते हो आईआईटी से तो डेफिनेटली तुम्हें वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे जिनसे तुम्हें मास्टर्स में जो एडवांस टॉपिक्स हम लोग सीखते हैं, लाइक स्टैटिस्टिकल, क्वांटम एंड ऑफ कोर्स कंडेंस्ड मैटर थ्योरी, इन सब चीजों में तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड वहां पे तुम लोग क्या कर सकते हो, ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें किस सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी करना है। जस्ट बिकॉज इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट विद गुड फैकल्टीज एंड विद गुड एक्सपोजर टू लैब्स, तुम मास्टर्स में ही लैब जाके तुम देख सकते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर कि कैसे काम होता है, कंडेंस्ड मैटर में कैसे काम होता है, हाई एनर्जी फिजिक्स में कैसे काम होता है। हर एक लैब अलग है, हर एक गाइड के अलग अलग लैब है, हर एक फैकल्टी के अलग अलग लैब है। तो वहां पे जाके देख सकते हो कंडेंस्ड मैटर में कैसे काम हो रहा है, थियोरेटिकल फिजिक्स में कैसे काम होता है, का एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में कैसे काम होता है। तो ये सब चीजें तुम लोग आईआईटी में जाके ये सब एक्सपोजर तुम्हें मिल सकता है।
अब अगर तुम सोच लिया है कि मुझे एमएससी करना है, आईआईटी से करना है, तो डेफिनेटली तुम्हें आईआईटी जॉब एग्जामिनेशन के लिए बैठना पड़ेगा। अब आईआईटी में एमएससी के अलावा भी कुछ और होता है क्या? अगर आईआईटी जॉब क्रैक करे तो डेफिनेटली होता है। एमएससी बेसिकली 4 सेमेस्टर का होता है, मतलब 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स का कोर्स है। बट इसके अलावा भी ज्वाइंट एमएससी पीएचडी होता है, मतलब अगर तुम एमएससी में एडमिशन ले रहे हो तो डेफिनेटली एकदम पीएचडी करके भी तुम आईआईटी से निकल सकते हो। तो ये यूजुअली आईआईटी खड़गपुर में होता है, आईआईटी ज्वाइंट एमएससी पीएचडी आईआईटी बॉम्बे में भी है, आईआईटी कानपुर में भी है। सो ये तुम कर सकते हो, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी एंड एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, मतलब एकदम ज्वाइंट एमएससी पीएचडी एंड एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री आर काइंड ऑफ द सेम थिंग, दे आर एक्चुअली द सेम थिंग। और एक चीज होता है कि तुम सिर्फ एमएससी करोगे, एमएससी करके तुम बाहर से पीएचडी करोगे, या हो सकता है उसी आईआईटी से पीएचडी कर सकते हो। बट कुछ लोगों का ऐसा एक ड्रीम होता है कि वो लोग एमएससी करे यहाँ से, फिर आईआईटी का टैग वैल्यू यूज करके या वहां पे अच्छा काम वाम करके पेपर वेपर पब्लिश करके वो बाहर चले जाए पीएचडी के लिए। तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो फॉर दिस ऑप्शन एमएससी के लिए। तो अगर तुम एमएससी के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन आईआईटी एग्जाम, जिसके थ्रू आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा? आईआईटीज में, एनआईसी में। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा जाऊं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जामिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हें एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो, अगर तुम जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो तो तुम्हें 55% मार्क्स मिलने चाहिए तुम्हारे बीएससी में, या 5.5 सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 10। और अगर तुम एससी एसटी कैटेगरी से हो, एससी या एसटी कैटेगरी से हो, तो तुम्हें 50% मार्क्स मिलने चाहिए तुम्हारे बैचलर डिग्री में। तो अगर ये चीज तुम्हारे पास है तो भी तुम एग्जाम के लिए अवेलेबल हो। मैं एक बात कहूं, जो जो बच्चे बीएससी के थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, अभी तक थर्ड ईयर का फाइनल हुआ नहीं, वो बच्चे आईआईटी एग्जाम के लिए एलिजिबल है। वो लोग एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद जब उनका फाइनल रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर बेसिस पे उनका एडमिशन होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट अगर बाद में आ रहा है तो थोड़ा प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है, अगर रैंक अच्छा है तो उसके बाद देखा जाता है कि तुम्हारा रिजल्ट तुम सबमिट, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है बीएससी का, तुम सबमिट कर देते हो। बट ये क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना बेटा, कि अगर तुम एससी एसटी हो तो बीएससी में तुम्हारा परसेंटेज 50% होना ही चाहिए, ऑल सब्जेक्ट कंबाइंड 50% होना ही चाहिए। एंड जनरल ओबीसी कैटेगरी में तुम्हारा जो परसेंटेज है दैट शुड बी 55%। अगर तुम जनरल ओबीसी कैटेगरी से हो तो योर परसेंटेज शुड बी 55% बीएससी। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त थे जिनके बीएससी में मार्क्स कम थे, लेकिन रैंक अच्छे आने के बावजूद भी वो लोग आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाए, क्योंकि उनका बीएससी में 55% नहीं था। नॉट ओनली दैट, मैं तो कहूंगा बीएससी में 60% रखने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में जाकर अगर तुम बार्क वगैरह एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीएससी में 60% क्राइटेरिया रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जस्ट मेक श्योर तुम्हारा बीएससी में 60% रहे। बट हाँ, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। अगर तुम सिर्फ आईआईटी एग्जाम के लिए सोच रहे हो तो आईआईटी एग्जाम के लिए क्राइटेरिया ये है, 55% फॉर जनरल एंड ओबीसी, 50% फॉर एससी एंड एसटी। बट मैं कहूंगा कोशिश करो बीएससी में 60% रहे, या मिनिमम 60% रहे, या 60% से ज्यादा रहे, इससे तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। बार्क वगैरह एग्जाम में मांगते हैं बीएससी में 60% एग्जाम, 60% परसेंटेज। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जरा। हमने आईआईटी एग्जाम 2024 जो आईआईटी मद्रास ने कंडक्ट किया था उसके ही डेट्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। मोस्टली 5 सितंबर जो टीचर्स डे होता है सबको पता है, इस डे पे यूजुअली पोर्टल खुल जाता है, मोस्टली जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो खुल जाता है। उसके बाद तुम्हारा एप्लीकेशन एंड होते होते अक्टूबर हो जाता है, अक्टूबर तक एडमिशन तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वो हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा जो लाइक मॉडिफिकेशन होता है, मतलब मान लो कुछ बच्चों ने गलत फोटो अपलोड कर दिया, लेकिन चश्मे की यहाँ से दाग होने की वजह से आंखें ठीक से दिख नहीं रही है, या कुछ फोटोज में बैकग्राउंड सही नहीं है, या तुम्हारा साइन ठीक ठाक नहीं है, तो जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो मॉडिफिकेशन हो जाता है नवंबर के 24 तक। उसके बाद तुम्हारा आता है मॉडिफिकेशन ऑफ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था एक्चुअली। तो ये ओपन खुलता है बेसिकली नवंबर 24 एंड नवंबर 30 के बीच में, ये जो तुम्हारा मॉडिफिकेशन है वो बंद हो जाता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ द एडमिट कार्ड जनवरी के मोस्टली फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन February 11। मैं हमेशा कह दूं कि आईआईटी एग्जाम का डेट हमेशा फिक्स रहता है, ये तुम्हारा फरवरी के सेकंड वीक में ही होता है हमेशा। यूजुअली आईआईटी एग्जाम का एग्जामिनेशन फरवरी के सेकंड वीक में होता है। सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कब से एडमिशन हो रहा है, एडमिशन पोर्टल खुल रहा है, ये ध्यान रखना। जो तुम्हारा लाइक आई एम ट्राइंग टू से दैट जब से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो कब से होता है? सितंबर से शुरू होता है, सितंबर से अक्टूबर तक चलता है यूजुअली। उसके बाद तुम्हारा मॉडिफिकेशन आता है, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आता है जनवरी में एडमिट कार्ड आने के बाद फरवरी में जाके एग्जाम होता है सेकंड वीक।
होने के बाद अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, मार्च में रिजल्ट अनाउंस होता है मोस्टली मार्च के 20 तारीख या 21 तारीख या 22 तारीख को रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। जब मैं दिया था उस टाइम पे मार्च के 20 तारीख को हुआ था रिजल्ट अनाउंस। और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ स्कोर कार्ड ये है। अब जैसे स्कोर कार्ड तक तुम पहुंच जाते हो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तुम्हारा होता है काउंसलिंग प्रोसेस, जो एटलीस्ट 1-2 महीने बाद शुरू होता है। फिर वो काउंसलिंग चलता है, चलने के बाद जैसे स्कोर कार्ड आ जाता है, स्कोर कार्ड आने के बाद तुम्हें काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर 1-2 महीने वो लोग टाइम लेते हैं, लेने के बाद वो लोग तुम्हारा सीट अलॉटमेंट देते हैं। सो कि कौन सा आईआईटी तुम्हें मिलेगा, तुम्हें अपना प्रेफरेंस देना पड़ता है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना चाहिए। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में आईआईटी कानपुर, थर्ड प्रेफरेंस में आईआईटी खड़गपुर, फोर्थ प्रेफरेंस में आईआईटी दिल्ली। लाइक दिस वे यू हैव टू पुट इट ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट वो सब तो बात की बात, वो सब तुम्हारा अगर अच्छे रैंक का आए, अच्छा एग्जामिनेशन क्रैक हुआ तो वो सब उसके बाद आएगा। बट फिलहाल के लिए तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस यूजुअली शुरू होता है वो सितंबर के महीने से शुरू होता है, अक्टूबर में खत्म हो जाता है। एग्जाम का डेट है फरवरी महीने का सेकंड वीक, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एडमिट कार्ड आता है जनवरी में, और मार्च में रिजल्ट। बस इतना याद दिमाग में रखो। उसके बाद का चीज जैसे एग्जाम क्रैक होता है उसके बाद का चीज तो डेफिनेटली पोर्टल में आ ही जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। बट फिर भी अगर पूछते मैं कह दूं, स्कोर कार्ड निकलने के बाद ही एप्लीकेशन कर देना पड़ता है कि काउंसलिंग के लिए मैं डालना चाहता हूँ अपना नाम, और उसके बाद आईआईटी का तुम्हारा प्रेफरेंस है वो डाल देना होता है। उसके बाद 2-3 महीने के में वो लोग रिजल्ट बता देते हैं कि कौन से तुम्हारा कौन से आईआईटी में हुआ है और क्या सिनेरियो है, कब तुम्हें जाना है वहाँ पे एडमिशन के लिए। उसके बाद कट ऑफ लेके आया हूं मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी का लगभग लगभग कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। तो फिजिक्स के एग्जामिनेशन में अगर 2024 का हम लोग देखें तो कट ऑफ क्या है भाई, जनरल कैटेगरी के लिए 19.63, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 17.66 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 9.81। ठीक है, सो दिस आर बेसिकली द कट ऑफ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं दैट आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। यूजुअली 100 मार्क्स से क्वेश्चंस रहते हैं, उनमें से पहले के प्रोबेबली 30 क्वेश्चन जो रहते हैं वो तुम्हारे एमसीक्यू रहते हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन तुम्हारे एमएसक्यू, फिर 10 क्वेश्चन तुम्हारे एनएटी रहते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से पहला 30 क्वेश्चन क्या रहता है, एमसीक्यू, मतलब जिनमें से 4 ऑप्शन होगा, सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन। दूसरा तुम्हारा रहता है एमएसक्यू, जिसमें एक या एक से अधिक नंबर ऑफ ऑप्शन सही हो सकते हैं। और लास्ट में आता है एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहां पे तुम्हारा जो आंसर होगा वो डिजिट्स में होंगे, वो डिजिट में एंटर करके आंसर देना होता है। तो बेसिकली एमएसक्यू में और एनएटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, लेकिन एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, चल अगर ये चीज हो गया, इसके बाद हम लोग आएंगे कि हाउ टू क्रैक द आईआईटी एग्जाम एग्जामिनेशन। तो कैसे क्रैक करें इस एग्जाम। कुछ चीजें यहाँ पे है जो मैंने यहाँ पे पॉइंट के तौर पे लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडी। तुम कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सिलेबस होता है, एंड आफ्टर दैट उस सिलेबस में भी क्या क्या चीजें ज्यादा पढ़ना है ये डिसाइड करके फिर प्रिपरेशन शुरू करना पड़ता है। दूसरी बात, क्या क्या चीजें ज्यादा पढ़ना है कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर से पता चलेगा। जैसे ही तुम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे, सॉल्व करना शुरू करोगे, वहां से पता चलेगा किस किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोर्स दिया गया है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, मतलब कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बात करूं तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में गॉसेस लॉ देख लो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में तुम्हारा करंट देख लो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में तुम्हारा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख लो। इन सब जगह के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। पोलराइजेशन देख लो, डाइपोल मोमेंट देख लो, इलेक्ट्रोडाइपोल देख लो, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है मोस्टली एग्जामिनेशन में। ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो आएंगे, 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो डेफिनेटली कंसाइज एंड डायरेक्शनल स्टडी, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना तुम्हारे सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इवन सिलेबस में भी जो है उसमें से देखना है कि कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से प्रीवियस ईयर में ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद आता है तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूजुअली हम लोग बहुत ज्यादा फेवर करते हैं प्रीवियस ईयर को। तो प्रीवियस ईयर सिर्फ आईआईटी एग्जाम ही मत करना, एमएससी के और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि जेएस एग्जामिनेशन होता है जिससे तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है, टीआईएफआर होता है, और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमएस एंट्रेंस होता है, बीएचयू का एमएस एंट्रेंस होता है। तो इन सारे एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन इधर करते हैं। तो दैट्स व्हाई मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस देख के जाओ, करके जाओ, सॉल्व करो, जितना हो सके सॉल्व करो। पीवाईक्यू सिर्फ आईआईटी एग्जाम का ही नहीं, आईआईटी एग्जाम के अलावा जेएस का पीवाईक्यू करो, टीआईएफआर का पीवाईक्यू करो, एमएससी एडमिशन के लिए जो होते हैं उसका पीवाईक्यू करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज करो, एमएससी एडमिशन के, एमएस एंट्रेंस के, बीएचयू के एमएस एंट्रेंस का पीवाईक्यू करो। ये सारे इंटरनेट में अवेलेबल है,
ठीक है। दूसरी बात, फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं कि उस 3 घंटे में तुम्हें अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, तुम्हारा स्पीड कितना होना चाहिए, कितना स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जाके तुम पूरा आंसर कर पाओगे। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू गो फॉर मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज सुन एज यू स्टार्ट टू मॉक टेस्ट, दैट इज गुड फॉर यू। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स तुम एक टाइम मैनेजमेंट कर लो, तुम देख लो कि तुम्हें हर दिन क्या पढ़ना है। एग्जाम में भी टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम देख लो कि कौन सा पार्ट में ज्यादा पहले अटेम्प्ट करना है, पहले तुम्हें एमएसक्यू करना है या एमसीयू करना है या एनईटी करना है, उसके हिसाब से। ये किसी एक इंसान के बोलने के ऊपर मैटर नहीं करता, हर एक इंसान के अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं कि मैं कौन से पहले कौन सा पार्ट को अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद आता है रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम। तुम लोग जैसे ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, यूजुअली कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ जाएगा। तुम हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक का अगर तुम मॉक टेस्ट ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें वहां पे जैसे आईआईटी एग्जाम में तुम एग्जाम होने बैठोगे, वहां पे ठीक जैसा तुम्हारे लिए एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, वैसे ही यहाँ पे मॉक टेस्ट बना के दिया जाता है। यू कैन अटेम्प्ट दिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो देखो तुम्हारे कितना मार्क्स आया, जहां पे मार्क्स नहीं आया देखो कौन कौन सी जगह है जहां पे तुम छूट गए, जहां पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी भी वीक है, उस जगह को पढ़ने की कोशिश करो। एंड आफ्टर दैट एम हाई। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा नहीं होगा। कभी कभी बच्चा पढ़ने के टाइम पे उसका मोटिवेशन लॉस हो जाता है, लूज कर देते हैं अपने बच्चे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि तुमसे नहीं होगा। सब इंसान अगर कोशिश करे तो उससे हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे एबिलिटी के बाहर है। तो डेफिनेटली अगर तुम कोशिश करोगे, और सिर्फ कोशिश ही नहीं, अगर कंसिस्टेंटली एफर्ट डालोगे, मतलब हर दिन तुम एफर्ट डालोगे, तुम डिसिप्लिन रखोगे अपने एफर्ट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। इसके बाद we can just conclude this part, that you can if you have any other queries, you can definitely, if you have any other queries, you can definitely contact our helping team in Textbook Super Coaching। तो वो लोग तुम्हें और अच्छे से गाइड कर देंगे कि अगर तुम्हें ज्वाइन करना है फॉर IIT JAM, और if you are kind of interested that like how sort of things are happening, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, like any sort of information अगर चाहिए हो, तो तुम definitely हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो। वेबसाइट में जाके तुम हेल्पलाइन नंबर ले लेना, गूगल क्रोम में जाके टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लिखना, वहां पे तुम्हारा हेल्पलाइन नंबर आ जाएगा। एंड फ्रॉम देयर इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन डेफिनेटली आस्क। Otherwise, don't forget to join my Telegram channel, which is Saurabh Sir Textbook, to be updated. And don't forget to like, share, and subscribe this YouTube channel. Thank you very much. मिलते हैं on the next section.